यूक्रेन के पास गति की समस्या है, लेकिन उसकी तेजी से विकसित हो रही इंटरसेप्टर ड्रोन सेना रूस के धीमी गति वाले शाहिद ड्रोन से निपटने में बहुत प्रभावी रही है। दुर्भाग्यवश वही इंटरसेप्टर तेज खतरों जैसे जेट से चलने वाले जारन 4 या KH-101 क्रूज मिसाइलों से निपटने के लिए पर्याप्त तेज नहीं है। लेकिन यह स्थिति बदल सकती है, क्योंकि अब यूक्रेन और जर्मनी ने अपने इंटरसेप्टर को तेज करने और सबसे तेज रूसी ड्रोन को भी नष्ट करने का एक शानदार तरीका खोज लिया है। मिलिए एपेक्स रिकॉर्ड हंटर से, जो जर्मन कंपनी क्वांटम सिस्टम्स द्वारा बनाया गया एक प्रायोगिक बैटरी से चलने वाला ड्रोन है, जिसका मुख्यालय बवेरिया में है और दुनिया भर में इसके दफ्तर हैं। ये छोटे मानव रहित विमानों यानी UAV के विकास, डिजाइन और निर्माण में अग्रणी विशेषज्ञों में से एक है। UAV तकनीक की सीमाएं बढ़ाने के लिए क्वांटम सिस्टम्स की नेक्स्ट इंजीनियरों की टीम ने एपेक्स रिकॉर्ड हंटर बनाया। बैटरी से चलने वाले विमान की गति का विश्व रिकॉर्ड तोड़ना, यह रिकॉर्ड 657.59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर स्थापित किया गया था। दक्षिण अफ्रीकी भाइयों ल्यूक और माइक बेल ने दिसंबर 2025 में पेरे ग्रीन V4 ड्रोन से 409 मील प्रति घंटे की रफ्तार का रिकॉर्ड बनाया। हालांकि 26 जून 2026 को क्वांटम सिस्टम्स का एपेक्स रिकॉर्ड हंटर इससे कहीं तेज गया और 699 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुंच गया, या 434 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सीधी और समतल उड़ान के दौरान। यह परीक्षण आंतरिक रूप से हुआ था और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड टीम के प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे, इसलिए क्वांटम सिस्टम्स ने आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। हालांकि कंपनी को पूरा भरोसा है कि वह यह कर पाएगी और वह पहले से ही आधिकारिक प्रमाणन की तैयारी में जुटी हुई है। इसके अलावा इसके इंजीनियरों का दृढ़ विश्वास है कि उनका बनाया गया ड्रोन और भी तेज जा सकती है। सीनियर प्रोटोटाइपिंग इंजीनियर रॉबर्ट गार्डेमाइन ने मीडिया को बताया कि उनकी टीम रिकॉर्ड हंटर पर 1 साल से ज्यादा समय से काम कर रही है और अभी इसे रोकने का इरादा नहीं है। 699 किमी प्रति घंटा अविश्वसनीय है, लेकिन ये शुरुआत है। हम जल्द लौटेंगे और तेज चलेंगे व इसे आधिकारिक बनाएंगे। ये यूक्रेन के लिए क्यों जरूरी है? आखिरकार एपेक्स रिकॉर्ड हंटर सैन्य ड्रोन नहीं है, बल्कि एक साधारण प्रयोगात्मक UAV है, जिसे सिर्फ तेज उड़ने के लिए बनाया गया है, बम गिराने के लिए नहीं। यूक्रेनी नजरिए से इस कहानी का महत्व समझने के लिए आपको सुर्खियों से परे देखना होगा। ये केवल रिकॉर्ड हंटर या उसकी गति के बारे में नहीं है, ये उसके पीछे की तकनीक के बारे में है। ये उस तथ्य के बारे में है कि इंजीनियरों की एक टीम ने वो कर दिखाया है जो कभी असंभव लगता था। एक साधारण कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक ड्रोन को क्रूज मिसाइल के लगभग बराबर तेजी से चलाना, और ये यूक्रेन के लिए सिर्फ शुरुआत है। क्वांटम सिस्टम्स की एक खासियत ये है कि ये यूक्रेन के साथ बहुत करीब से काम करता है। असल में इसकी अपनी यूक्रेनी सहायक कंपनी है V ड्रोन्स, जो पहले से ही अपने सैन्य UAV में एपेक्स रिकॉर्ड हंटर पर देखी गई उसी तरह की तकनीक को शामिल करने के तरीके तलाश रही है, जिसमें पहले से मौजूद मॉडल जैसे स्ट्रीला इंटरसेप्टर और वे मॉडल भी शामिल है, जो अभी विकास में है और हाल ही में जारी किए गए हैं, जैसे जैगर, जो सिर्फ 30 सेकंड में 4000 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए संयुक्त इलेक्ट्रिक और रॉकेट ड्राइव का इस्तेमाल करता है। V ड्रोन्स आने वाले हफ्तों और महीनों में अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ने वाले परीक्षण करने का भी इरादा रखती है, क्योंकि वो अपने ड्रोन को पहले से भी तेज उड़ाने की कोशिश कर रही है। यूक्रेन की कई ड्रोन कंपनियां इसी लक्ष्य पर काम कर रही है। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए हमें कीव की सेनाओं की एक बड़ी समस्या देखनी होगी। हालांकि रूस को हाल ही में गंभीर झटका लगा है। उसे कब्जे वाले और अपने इलाकों में कई विनाशकारी हमलों का सामना करना पड़ा, जिनमें तेल रिफाइनरियों व सैन्य आपूर्ति लाइनों पर हमले शामिल हैं। वह यूक्रेनी ठिकानों पर हवाई हमलों से लगातार जवाब देता है। दिन और रात दोनों समय क्रेमलिन लगातार यूक्रेनी कस्बों और शहरों की ओर सीमा पार ड्रोन के विशाल झुंड और मिसाइलों की बौछारें भेजता रहता है। इन हमलों की रफ्तार या तीव्रता में वास्तव में कोई खास कमी नहीं आई है, बल्कि रूस शायद और भी उन्नत UAV और अधिक संख्या में उच्च गति वाले मिसाइलों का इस्तेमाल करके अपने हमलों को और भी ज्यादा तीव्र बना रहा है। यूक्रेनी वायुसेना के संचार निदेशालय के प्रमुख यूरी इहनात ने यूनाइटेड न्यूज को दिए गए जुलाई के एक इंटरव्यू में इसकी पुष्टि की थी। मैं नहीं कहूंगा कि उनकी संख्या कम हुई है, वे अब बैलिस्टिक मिसाइलों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें यूक्रेन के लिए मिसाइलें जुटाने में हमें आने वाली समस्याएं का पता है। वे हर रात और अब दिन में भी हमला करते हैं। दुश्मन का लक्ष्य हो तो ड्रोन लगातार हमला कर सकते हैं। युद्ध अध्ययन संस्थान की 2 जुलाई की रिपोर्ट में पाया गया कि रूस अब तेज हवाई साधनों जैसे
जेट चालित ड्रोन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रूसी सेना ने शायद निर्माण के तरीके भी बदल दिए हैं, जैसे कि शाहिद प्रकार के ड्रोन के उत्पादन को विकेंद्रीकृत करने की कोशिश करना या ऐसे ड्रोन वेरिएंट्स को प्राथमिकता देना जिन्हें बनाना अधिक कठिन हो सकता है, जैसे जेट इंजन वाले ड्रोन। ये शायद इसलिए है क्योंकि यूक्रेन ने प्रभावी इंटरसेप्टर ड्रोन फ्लीट बना ली है, जैसे स्काईफॉल P1 सन और वाइल्ड हॉर्नेट स्टिंग, 2 मॉडल जो शाहिद ड्रोन को हवा में ही ढूंढकर नष्ट कर सकते हैं, इससे पहले कि उन्हें अपने तयशुदा लक्ष्यों के करीब पहुंचने का मौका मिले। यह देखकर कि उसके साधारण ड्रोन अब असरदार नहीं रहे, रूस ने रणनीति बदल ली है और दुर्भाग्य से यह यूक्रेन पर असरदार है। जेट इंजन वाले ड्रोन जैसे कि जारन 4 आमतौर पर 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा या 186 से 248 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये अपने टर्बोजेट इंजन की वजह से 500 किलोमीटर प्रति घंटा या 311 मील प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ सकते हैं। ये रफ्तार यूक्रेन के कई इंटरसेप्टरों के लिए संभाल पाना बेहद मुश्किल है। उदाहरण के लिए स्टिंग 2 और P1 सन की अधिकतम रफ्तार लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटा या 186 मील प्रति घंटा है। रूस की मिसाइलें भी बहुत तेज रफ्तार से चलती है, जैसे कि KH-101 और KH-55 जैसी मिसाइलों की शुरुआती रफ्तार लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटा या 460 मील प्रति घंटा होती है। यूक्रेन के इंटरसेप्टर बेड़े के पास ऐसे हथियारों को रोकने का लगभग कोई मौका नहीं है और समस्याएं यही खत्म नहीं होती। कीव की सेनाओं के पास भी उन हाई स्पीड इंटरसेप्टर मिसाइलों की संख्या बहुत सीमित है, जिनकी उन्हें रूस के सबसे तेज खतरों को निष्क्रिय करने के लिए जरूरत है, जैसे कि पैट्रियट बैटरियों में इस्तेमाल होने वाली अमेरिकी PAC-3 मिसाइलें। रिकॉर्ड्स के अनुसार 2025 में करीब 620 मिसाइलें बनी थी। ये सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है और कई देश इन्हें खरीदने की कतार में हैं। जर्मनी, जापान और पोलैंड जैसे देश। अमेरिका अपनी जरूरतों और अभियानों के लिए PAC-3 मिसाइलों का अच्छा भंडार रखना पसंद करता है और देशों द्वारा इन्हें जल्दी खर्च करना आम है। 2026 की शुरुआत में ईरान युद्ध के दौरान कुछ दिनों में ही 800 से ज्यादा पैट्रियट मिसाइलें मध्य पूर्वी देशों को ईरानी हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल हुई। यूक्रेन हर समय बड़े और तीव्र हमलों का सामना कर रहा है। उसकी रक्षा के लिए दुनिया भर में पर्याप्त पैट्रियट मिसाइलें मौजूद नहीं है। ये सच्चाई है, कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं। डिफेंस एक्सप्रेस द्वारा किए गए एक विस्तृत विश्लेषण के अनुसार अगर संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी बनाई हर एक PAC-3 मिसाइल सीधे यूक्रेन भेज भी दे, तब भी वह पर्याप्त नहीं होगी। इसका कारण यह है, यूक्रेन की अपनी खुफिया जानकारी के अनुसार रूस लगभग 60 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें, 40 बैलिस्टिक मिसाइलें अपने S-300 और S-400 सिस्टम्स के लिए बनाता है। हर महीने 10 किंझाल बैलिस्टिक और अधिकतम 3 जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें बनती है। कुल 113 हथियार हैं जिन्हें रोकने के लिए पैट्रियट क्लास इंटरसेप्शन चाहिए। PAC-3 की उत्पादन दर फिलहाल करीब 60 यूनिट प्रति माह है, जो पर्याप्त नहीं है। रूस हर महीने करीब 500 जारेन 4 जेट ड्रोन बनाने की योजना बना रहा है, जिन्हें रोकने के लिए यूक्रेन को पेट्रियट्स या अन्य उच्च स्तरीय इंटरसेप्टर मिसाइलें चाहिए। सिर्फ इतनी बात नहीं कि ये मिसाइलें कम हैं, बल्कि ये बहुत महंगी भी है। PAC-3 की प्रति यूनिट कीमत कई मिलियन डॉलर है। अन्य इंटरसेप्टर भी $1 मिलियन या उससे ज्यादा के होते हैं। इनकी लागत और कमी को देखकर यूक्रेन अपने इंटरसेप्टर को बर्बाद नहीं कर सकता या उन्हें कम प्राथमिकता और कम मूल्य वाले लक्ष्यों पर इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे सस्ते विकल्प खोजने हैं, लेकिन इसमें संघर्ष कर रहा है और अब इसकी कीमत चुका रहा है। उदाहरण के लिए 7 जुलाई को रूस ने यूक्रेन पर एक बड़े रात भर के हमले में 23 इस्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलें और 6 हाई स्पीड जिरकॉन और ओनिक्स मिसाइलें दागी। यूक्रेन इनमें से एक भी मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा और ये कोई एक बार की बात नहीं है। ये एक चिंताजनक प्रवृत्ति का हिस्सा है जिसमें कीव की सेनाएं मॉस्को के हवाई हमलों का सामना करने में संघर्ष कर रही हैं। एपेक्स रिकॉर्ड हंटर की तकनीक उस प्रवृत्ति को रोककर यूक्रेन को फिर से पटरी पर लाने की क्षमता रखती है। लेकिन उससे पहले आप देख रहे हैं मिलिट्री शो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब करें। ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि यूक्रेन के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही है। उसे रूस से लगातार तेज होते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें रोकना और भी मुश्किल होता जा रहा है। उसे तीव्र हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भारी जनहानि और व्यापक तबाही हो सकती है। उसके इंटरसेप्टर का स्टॉक भी खतरनाक रूप से कम है। हालांकि इन सभी समस्याओं का समाधान काफी हद तक सिर्फ एक चीज से हो सकता है, और वो है तेज इंटरसेप्टर। यूक्रेन पहले ही दिखा चुका है कि इंटरसेप्टर ड्रोन कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। इन्हें बनाना सस्ता, तैनात करना आसान और ये सही लक्ष्यों पर बेहद प्रभावी है। मार्च 2026 में यूक्रेनी इंटरसेप्टर ने
33,000 से ज्यादा दुश्मन UAV मार गिराए। यह दिखाता है कि वे देश की रक्षा के लिए कितने जरूरी है, लेकिन प्रभावशाली बने रहने के लिए प्रासंगिक रहना भी जरूरी है। वे तब बेहद प्रासंगिक थे जब रूस अपने शाहिद 136 जैसे ड्रोन पर बहुत अधिक निर्भर था, जो अधिकतम लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटा या 115 मील प्रति घंटा की रफ्तार तक ही पहुंच सकते हैं। लगभग दोगुनी रफ्तार से उड़ते हुए यूक्रेन के प्रमुख इंटरसेप्टर आसानी से उड़ान भर सकते थे और पहले से ही उड़ रहे शाहिद ड्रोन को पकड़ सकते थे, जिसमें पायलट या ऑनबोर्ड AI सिस्टम अपने लक्ष्यों पर निशाना साध सकते थे और उन्हें बेहद कुशलता से खत्म कर सकते थे। रूस जारेन 4 जैसे तेज उड़ने वाले प्लेटफॉर्मों की ओर बढ़ रहा है, जिससे यूक्रेन के इंटरसेप्टर कम प्रासंगिक हो रहे हैं। वे इन प्रकार के लक्ष्यों को पकड़ने में असमर्थ हैं और इसके बजाय उनके उड़ान मार्ग को पहले से काटना पड़ता है, और अगर वे उन्हें इंटरसेप्ट करना चाहते हैं तो आमने सामने की टक्कर के लिए सही स्थिति लेनी पड़ती है। यह कठिन है, इसलिए कई जारेन 4 आसानी से P-1 इंटरसेप्टर को पार कर सकते हैं। सोचिए, अगर यूक्रेन के ड्रोन एपेक्स रिकॉर्ड हंटर जितनी तेजी से 700 किलोमीटर प्रति घंटा या 435 मील प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकते, अचानक पूरा समीकरण कीव के पक्ष में आ जाता है। जेट से चलने वाले ड्रोन को गिराना अब लगभग उतना ही आसान हो जाएगा जितना सामान्य शाहिड्स को मार गिराना, क्योंकि इंटरसेप्टर उन्हें पकड़ और घेर सकते हैं और सही कोड़ों पर हमला करके उन्हें मार गिराने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जिससे लगभग निश्चित रूप से सफलता मिल सके। और फायदे यही खत्म नहीं होते, चूंकि कुछ रूसी क्रूज मिसाइलें 700 से 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। यह मानना असंभव नहीं है कि हाई स्पीड इंटरसेप्टर इन खतरों का भी मुकाबला कर सकते हैं। अगर तकनीक को आगे बढ़ाया जाए, जैसा कि क्वांटम सिस्टम्स के इंजीनियर मानते हैं, तो इंटरसेप्टर को इन मिसाइलों को रोकने के लिए उनसे ज्यादा तेज उड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये ड्रोन से काफी बड़े होते हैं। इन्हें रडार सिस्टम पर आसानी से देखा जा सकता है। यूक्रेन अपने रडार कवरेज पर भरोसा कर सकता है ताकि मिसाइलों का पहले से पता चल सके, फिर उनके आगे ड्रोन भेजे जा सके जो अपने लक्ष्यों से टकराने के लिए तैयार और इंतजार कर रहे हों। इसके बाद चुनौती पोजीशनिंग से जुड़ जाएगी, ना कि स्पीड से। और अगर यूक्रेन इस समस्या का हल निकाल लेता है तो वो उस मुकाम तक पहुंच सकता है जहां वो करोड़ों डॉलर की क्रूज मिसाइलों को उन ड्रोनों से लगातार गिरा सकता है, जिनकी लागत कुछ $1000 ही है। अगर इस कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाया जाए और तकनीक एक उचित स्तर तक सुधर जाए तो यूक्रेन के पास ऐसे इंटरसेप्टर ड्रोन भी हो सकते हैं जो इतने तेज और फुर्तीले हों कि दुश्मन की सबसे तेज संपत्तियों जैसे फाइटर जेट्स को भी गिरा सके। रूस के टॉप जेट जैसे Su-57 आसानी से साउंड बैरियर पार कर लेते हैं। इसकी स्पीड मैक 2 तक है, लगभग 1320 मील प्रति घंटा या 2135 किलोमीटर प्रति घंटा। यह एपेक्स रिकॉर्ड हंटर से कहीं ज्यादा तेज है, जो इतनी तेज नहीं होगी कि सुपरसोनिक स्पीड से उड़े जेट का पीछा या पकड़ सके। लेकिन ये कल्पना करना असंभव नहीं है कि यूक्रेन ऐसे हालात तैयार कर सकता है जिसमें इंटरसेप्टर के छोटे छोटे घात लगाए हुए झुंड उन इलाकों में तैनात किए जाएं जहां जेट जा रहे हैं और पोजीशनिंग और ज्योमेट्री के सहारे उन्हें सफलतापूर्वक निशाना बनाया जाए। मौजूदा तकनीक से ये जल्दी संभव नहीं, लेकिन दीर्घकालिक लाभ की संभावना है। अल्पकालिक दृष्टि से देखें तो क्वांटम सिस्टम्स टेक्नोलॉजी यूक्रेन की रक्षा सिद्धांत को कैसे प्रभावित कर सकती है, ये समझना आसान है। कीव ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उसका ध्यान किफायती विकल्पों पर होना चाहिए। उसके पास रूस की तरह मिसाइलें बनाने के लिए न तो पैसे हैं और न ही संसाधन, और वह अपेक्षाकृत सस्ते ड्रोन को मार गिराने के लिए महंगे हथियार बर्बाद नहीं करना चाहता। वह समझता है कि इस युद्ध में पैसा शायद सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है और उसे पता है कि जीतने का उसका एकमात्र तरीका वही किफायती तरीका बनाए रखना है जिसने उसे अब तक टिके रहने में मदद की है। साथ ही वह अपनी पूरी ताकत से संघर्ष को क्रेमलिन के लिए जितना महंगा हो सके उतना महंगा बनाने की कोशिश करता है। यही वजह है कि यूक्रेन हमेशा दुश्मन के हथियारों को रोकने के लिए सबसे सस्ते तरीके खोजने की कोशिश करता रहा है। $1000 के इंटरसेप्टर से $25,000 के शाहिद ड्रोन को मारना, रिकॉर्ड हंटर तकनीक से यह रणनीति और बेहतर हो सकती है। ये यूक्रेन को न केवल रूस के सस्ते और धीमे ड्रोन का मुकाबला करने की अनुमति देगा, बल्कि उसके अधिक उन्नत जेट चालित मॉडलों का भी सामना करने में सक्षम बनाएगा, जिससे क्रेमलिन के कमांडरों को एक बार फिर से अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा। वे लगातार ऐसे हमलों पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं जो नतीजे नहीं देते। यूक्रेन के लिए हर सफल इंटरसेप्शन का मतलब सिर्फ रूसी संसाधन बर्बाद होना नहीं, बल्कि इससे भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि जानें बचाई गई हैं, इमारतों को मलबे में बदलने से रोका गया है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जिन्हें नष्ट किया जा सकता था वे अब कुछ और समय तक सुरक्षित रहेंगे। हर सस्ते ड्रोन से किया गया इंटरसेप्शन उस एक महंगी मिसाइल की भी बचत है जिसे यूक्रेन को दागना नहीं पड़ा, और समय के साथ ये सभी फायदे मिलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। यूक्रेन जितना ज्यादा इंटरसेप्टर सेना का उपयोग करेगा, उतनी ही ज्यादा मिसाइलें वो बड़े खतरों जैसे बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट से बचाव के लिए रख सकेगा। समय के साथ इससे कीव की सेनाओं को थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि वे अपनी मौजूदा मिसाइलों का जीवन काल और प्रभावशीलता बढ़ा सकते हैं।
और अपने सहयोगियों से अगली खेप PAC-3 NASAMS या IRIS-TS आने तक वक्त हासिल कर सकते हैं। दूसरी ओर रूस को फिर से एक महंगी समस्या का सामना करना पड़ेगा। वह पहले ही हवाई हमलों में अधिक खर्च कर रहा है, क्योंकि जेट, ड्रोन और मिसाइलों का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, और वह उम्मीद कर रहा है कि ये महंगे बमबारी इतने बड़े और विनाशकारी होंगे कि वे यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को पस्त कर दे, उसकी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दे और उसके मिसाइल भंडार को खत्म कर दे। क्रेमलिन को उम्मीद है कि ये रणनीति युद्ध जिताएगी, लेकिन अगर यूक्रेन निकट भविष्य में हाई स्पीड इंटरसेप्टर ड्रोन तैनात करता है तो यह उम्मीद चकनाचूर हो जाएगी। उस समय रूस को अचानक और भी आगे जाना पड़ेगा, या तो और भी तेज ड्रोन विकसित करने होंगे या और भी ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल करना होगा, अगर वह अपने दुश्मन को गंभीर और स्थायी नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसका मतलब है और भी ज्यादा पैसा खर्च करना। रूसी अर्थव्यवस्था खतरे में है। ऐसे में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश के वित्त पर सीमित हद तक ही दबाव डाल सकते हैं, इससे पहले कि सिस्टम बिखर जाए। कुछ अहम सावधानियां भी हैं। सबसे अहम बात यह है कि रिकॉर्ड हंटर एक प्रयोगात्मक ड्रोन है। इसे सैन्य उपयोग के लिए नहीं बनाया गया था। वे ड्रोन्स के डिजाइनरों को पूरी आजादी मिले तब भी इसमें समय और इंजीनियरिंग लगेगा, जैसे मार्गदर्शन प्रणाली जोड़ना, पेलोड टेस्ट करना। इसे इलेक्ट्रॉनिक युद्ध काउंटर मेजर्स, संचार प्रणालियों से लैस कर और अन्य जरूरी बदलाव कर एपेक्स रिकॉर्ड हंटर को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोटोटाइप से ऑपरेशनल हथियार में बदलना होगा। युद्ध की वास्तविक स्थितियां परीक्षण उड़ानों से कहीं अधिक जटिल होती हैं। डिजाइन टीम देख सकती है कि सैन्य संशोधन शुरू होते ही रिकॉर्ड हंटर कुछ गति और फुर्ती खोने लगता है। यूक्रेन रातों रात वारहेड जोड़कर इन हाई स्पीड इंटरसेप्टर्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू नहीं कर सकता। इसमें समय लगेगा, लेकिन तकनीक मौजूद है। यही अहम है। स्पीड रिकॉर्ड तोड़ना पहली चुनौती थी, अब यही रफ्तार युद्ध मैदान में लानी है, जो क्वांटम सिस्टम्स और वी ड्रोन्स की विशेषज्ञ टीमों पर निर्भर है। अगर वे सफल होते हैं तो ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे इस युद्ध का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। यूक्रेन की बड़े पैमाने के ड्रोन हमलों के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। देश को अपनी सबसे महंगी संपत्तियां बचाकर रखने में मदद करना और कीव की वायु रक्षा में नई परत जोड़ना, ये यूक्रेन द्वारा अपने इंटरसेप्टर बेड़े को मजबूत करने के कई तरीकों में से एक है। उसने हाल ही में जिरका UAV पेश किया, जो रूसी शाहिद ड्रोन को स्वायत्त रूप से पहचान, ट्रैक और नष्ट कर सकता है, और इसमें कम मानव हस्तक्षेप है। और अधिक जानने के लिए यह विस्तृत वीडियो विश्लेषण देखें। यह वीडियो देखें कि यूक्रेन का मिडल स्ट्राइक अभियान क्रीमिया पर कैसे असर डाल रहा है, जिससे क्रेमलिन की सप्लाई लाइनें कट रही हैं और रूसी निवासियों और छुट्टियां मनाने वालों को जितनी जल्दी हो सके बाहर भागने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और अंत में रूस यूक्रेन युद्ध और दुनिया भर के अन्य बड़े संघर्षों से जुड़ी ताज़ा खबरों और घटनाक्रमों के लिए मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें।